सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 39। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 50 तो क्रॉस हो ही जाएंगे आराम से, जो कि ज़्यादा ही होंगे 50 से क्रॉस मेरे हिसाब से। तो बाकी अभी आप देखते रहो, जब कहानी में आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या ट्विस्ट और आए स्टोरी में। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम अपने विला पे पहुंच चुके थे अपनी शादी की चीज़ें, जो भी रस्म थी वो करने के लिए। और अभी हमारे जो दोस्त लोग थे वो भी आ चुके थे और लुधियाना से भी आ चुके थे। हाँ, ऑलमोस्ट सारे ही आ चुके थे। तो हम लोगों ने 2 तारीख को ही चेक इन कर लिया था अपने विला में। तो 2 तारीख के लिए हमने अपने इवेंट मैनेजर से तो मतलब खाने वाना बुक नहीं करा था, क्योंकि जो इवेंट मैनेजर सारी चीज़ें उसी ने की थी, ऑब्वियसली बात है उसी ने करनी थी। लेकिन उस दिन का फूड वगैरह हमने जो वहाँ पे जो केयर टेकर थे उनसे बनवाया था, क्योंकि वो हमारा एट दी एंड का हुआ कि हमें वो 2 तारीख का बुक करना है। क्योंकि इवेंट मैनेजर ने बोला कि मैं 2 दिन में सिर्फ सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम एक और दिन का चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि 2 दिन का बुक करना पड़ा। तो हमने खाना वाना भाई उनसे बनवाया और उस दिन का सारा खाना वाना हमारा 2 तारीख का वहीं पे हुआ। एंड 2 तारीख में खाना वाना हुआ, 2 तारीख की हल्दी भी वहीं पे हुई हमारी, यानी कि 4th डे की हल्दी। तो वो हल्दी हमारे जो वहाँ पे सब फ्रेंड्स लोग थे ये थे, तो वहां से हमारी वो हल्दी हुई। तो फाइनली एक दिल को सुकून भी था कि यार ठीक है, अभी जैसे हम दोनों अकेले अकेले थे वो हल्दी वाली रस्म में बेसिकली, तो हमको वहाँ पे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि अभी चलो यार अपनों के बीच में है। क्योंकि हमारे लिए तो ऐसा था कि यार अभी यही फैमिली है जिनके साथ हम इस ओकेज़न को करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो वो हमारी हल्दी हमारे उन फ्रेंड्स के साथ थी और उन्होंने हमें सबने हल्दी लगाई, मस्त हम बैठे बैठे खाना वाना खाया, नाच गाना हुआ, ऐसे ऐसे करके भाई पूरा प्रोग्राम वहाँ पे चलता रहा। ठीक है, तो बहुत एंजॉय किया हमने, डमशास खेले, हाँ बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर किसी का पैर भी टूट गया था वहाँ पे। हाँ, किसी ने सोते सोते, अच्छा इस दिन की बात है तो इसी दिन टूट गया था एक्चुअली, पूरा तो इसी दिन था उनका पैर। हाँ, इसी दिन टूट गया। तो भाई कोई शख्स सोया हुआ था सोफे पे और सोफे से वो बंदा जब अपना पैर नीचे रखा उसने, तो वो जैसे पैर अपन सीधा न रख के मोड़ के रख देते हैं ना, तो वो हल्का सा जो एक मोच आ जाती है, तो वो मोच आ गई थी बेसिकली, जहाँ तक मैं देख रही हूँ केस को। आजकल मैं ऐसे बहुत केसेस बहुत देख रही हूँ ना वेब सीरीज में, मेरे पति क्योंकि सारे क्रिमिनल केस देखता है, तो ये वकील बन जाएगा कुछ दिन में, देख लेना। तो मेरे को आइडिया हो चुका है कि उस बंदे ने अपना पैर टेढ़ा रखा होगा और टेढ़ा रखते ही उसका पैर मुड़ गया होगा, वो मोच आ गई होगी और फिर फ्लो में वो अपना पैर ऊंची नीचे जगहों पे रखता रहा होगा और वो फ्रैक्चर बढ़ता गया होगा। वो मोच फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद वो फ्रैक्चर इतने से इतना तशा गया। चलो इस पे बाद में आएंगे। तो भाई ये सब हुआ। फिर अगले दिन था 3 तारीख, अगले दिन 3 तारीख थी और 3 तारीख था हमारा हल्दी वाला, जो मेन एक शादी की जो फाइनल हल्दी जिसको बोलते हैं वो। और उसी दिन हमारी कॉकटेल थी, उसी दिन हमारी इंगेजमेंट थी। तो भाई ये सारी चीज़ें थी हमारी। तो सागर और ने आ जाना था, मतलब इस दिन 3 तारीख को, और सीआर को भी इसी दिन आना था, सुबह ही आ गए थे शायद। हाँ, इस दिन 3 तारीख को, मतलब कि वो लोग 12 बजे तक आ गए थे सारे। नहीं, सागर लोग मैं बता दूँ आए कैसे थे। मुंबई तक तो वो ट्रेन से आए थे, ठीक है, और मुंबई से फिर हमने गाड़ी करके दी थी उनको लोनावला तक की। मतलब उनको खुद को गाड़ी दी थी बड़ी वाली, क्योंकि उनके पास सामान भी था और एक मेहंदी वाले भैया भी आने थे साथ में बैंड्रा से। हाँ। दोनों की ट्रेन बैंड्रा पे ही आने वाली थी, तो उन्होंने उनको बोला था कि उनको लेते हुए आना। तो फिर वहाँ से वो आई थिंक 12 बजे तक पहुँच गए थे लोनावला। 8:30 को पहुँच गए थे वहाँ पे बैंड्रा और 12 बजे तक लोनावला पहुँच गए। ऐसा हुआ था। तो ये हुआ था कि हमने गाड़ी हायर करके दी थी कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो ड्राइव खुद कर लेते थे सभी लोग। तो हमने इसलिए ऐसा किया कि पूरी गाड़ी बुक कर दी, मतलब ड्राइवर के साथ ही ली थी। ऐसा फेयर होता है वैसे पर डे का कि भाई इतना फेयर है तो गाड़ी आप अपने पास रखो, तो ऐसा हुआ था। तो हमने 7 सीटर ले ली थी क्योंकि आने वाने वाले लोग भी थे, तो ऐसा था। तो भाई बाद में सिया भी आ गई, तो सिया को भी ले लिया। तो अब भाई 12 बज चुके थे इन सब चीज़ों में। तो जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो सारा लग चुका था, और मैं और डुग्गू बस, यार नाश्ता कर लो, लेट हो जाएंगे, नाश्ता कर लो, आप उठ गए हो, नाश्ता कर लो, अच्छा ब्रश तो कर लो। भाई मैं हैरान थी, मैं ऊपर थी तो मैं बोल रही हूँ यार तुम लोग सो रहे हो, उठ जाओ यार। मेरे को सच में एक तरफ गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि इनको समझ नहीं आ रहा, हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे करने वाले, यूँ ना कि अपने हिसाब से चीजें कर ले। तो मतलब शुरू का दिन था ना, क्योंकि 2 तारीख को तो भाई सबने बहुत मस्ती की, रात को लेट सोए तो सुबह लेट उठे। अब उनको तो वही मतलब वो समझ 2 तारीख को वैसा वाला फील आया नहीं कि हम किसी शादी में आए हैं।
उन लोगों के हिसाब वो एक से get कि भाई- together हो रहा था हाँ, दोस्तों एक गेट वाला। टुगेदर होता है ना कि भाई मिलके पार्टी करे, वो वाला सीन था। तो वही सुबह रात को लेट सोना और सुबह लेट से उठना। अब इनको क्या पता कि भाई हल्दी भी करनी है आज ही एंगेजमेंट भी करनी है आज। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमने अपने इवेंट मैनेजर, हमने एक दिन का पहले से इसलिए बुक किया था कि हमारा जो इवेंट वाला भैया होगा उसने हमें बोला कि मेरे को ना एक दिन पहले से डेकोरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो तो आपको ना एक दिन पहले बुक करना पड़ेगा। तो हमने उसकी वजह से एक दिन मतलब 2 तारीख को हमने बुक किया। और वो महाराज ने हमें 2 तारीख को सिर्फ तंबू गाड़े थे, सिर्फ तंबू गाड़े उसने 2 गाड़े। तारीख को। डेकोरेशन हमारी पता कब हुई थी? शाम को जाके डेकोरेशन हुई थी 3 हमारी। तारीख को रात शाम को 3 बजे 3 तक बजे भी तक। वो बंदा पूरा वो कर रहा था, क्योंकि उसने हमको ये चीज़ बताई ही नहीं। जब हम उसको पहली थीम दे चुके थे कि ये होना है, ऐसा आना है, और उसको कपड़ा परचेज भी करना था वो उसके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू कपड़ा आया था जो हल्दी के लिए यूज़ हुआ था उस डेकोरेशन में। तो उसने बोला वो मुझे मुंबई से परचेज करना पड़ा। मतलब आपको परचेज कहीं से भी करना पड़ा, लेकिन जब आपको एक दिन का एक्स्ट्रा वेला बुक करके दिया है, अच्छे खासे चार्जेस थे एक दिन के वेला के जो हमको बेयर करने पड़े, और उस दिन भी वो डेकोरेशन उसने नहीं की। 2 तारीख का पूरा दिन उसने तंबू गाड़ने में लगा दिया, और उसके बाद 3 तारीख को उसने शाम को 3 बजे तक डेकोरेशन की। अब 12 बजे तक तो ये सब आना जाना रहा। उसके बाद अपने ये था एक 2 बंदे को भाई, और कुछ लोग तो सच में ऐसे हो गए थे डीट वाले कि वो उठ के ही नहीं आ रहे थे कि भाई आगे नाश्ता करे और ऐसे करे। और फिर देखो सामने वाले को भी होता है कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। मतलब कि हमारे लिए वो शादी बहुत इम्पॉर्टेंट सबके लिए ही होती है यार शादी। लेकिन फिर जब आप खुद ही 2 लोग मैनेज करने वाले हो, तो कुछ लोग बच्चे भी थे तो उनका बिहेवियर वैसे ही चल रहा था, थोड़ी सी मेच्योरिटी नहीं थी, तो फिर ये ऐसे चीज़ें चल रही थी। तो भाई जैसे कैसे रिक्वेस्ट करके वो 2 बजे तक सबका नाश्ता वाश्ता कराया। कुछ लोग तो उसमें भी आराम से थे, तो मैंने बोला लगा हुआ है भाई। था, लंच भी था, हाँ, और डिनर तो भी ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट इतनी लेट तक हुआ ना। ब्रेकफास्ट लेट हुआ, लंच लग चुका था तब तक। हाँ, फिर लंच जैसे ब्रेकफास्ट रखा ही है अंदर, तो भाई अब बज गए 2-3, तो क्या करे बंदा, फिर बाहर लंच लगवा दिया उन्होंने। अभी जब 2 बज चुके थे, तो फिर भाई ऐसा हुआ कि अभी तुम लोग रेडी नहीं हो। हम लोग घूम रहे हैं वहाँ पे कच्चा टी शर्ट में दोनों, वो नीचे तमको वहाँ खड़े पे होके टेंट काम बांध रहे हैं, ये वहाँ पे देख रही है मैनेजमेंट, और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ हाथ बांध के, और सब अपना मजे से एंजॉय कर रहे हैं जितने जो आए थे। और मेरे को ये हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रही है। तो मैं इनको बोल रही हूँ रेडी हो जाओ ना आप, तू जाके रेडी हो। मैंने कहा नहीं आप भी चलोगे साथ में, क्योंकि यार अम्मे को थोड़ी अकेले बैठ के हल्दी लगवानी थी। तो भाई जैसे कैसे फिर खुद थोड़े मेच्योर लोगों ने, तनु, गुंजा दी, लाइक सिया, वीरपाल, ये सारे आभादीन, सब ने कि नहीं आप लोग रेडी हो हम लोग देखते हैं। तो भाई इन लोगों ने फिर थोड़ी कमांड उधर संभाली कि मेरे को बता दो। फिर उन्होंने पूरा डेकोरेशन का इनको फोटोज वगैरह भेज दिए कि ऐसी करानी है और आप वो देख लेना। तो भाई ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद फाइनली 3 बजे हम लोग, शाम को 3 बजे हम लोग रेडी होने गए ऊपर। अभी जब रेडी होने गए तो फिर ये शादी क्या एक पहला था जिसमें रेडी होने जा रही थी। नहीं, इससे पहले तो एक चीज़ बताना भूल गई। क्या? आप बताओ ना। जब हम लोग वो करवा रहे थे, तू शायद ऊपर चली गई थी रेडी होने के लिए, और नीचे वीरपाल था, पता नहीं कौन, मतलब था, मतलब वीरपाल ही देख रहा था नीचे। आपने फोटो भेज दी थी उसको। हाँ। तो मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, डेकोरेशन करवा रही थी तब भैया से। तो वहाँ पे मेरे को मम्मी का मैसेज आया। हाँ, वो मैं बताना भूल गई एक्चुअली, मुझे भी स्टोरी में याद था शुरू में। तो वो जैसे ही मैसेज आया, पहले तो मैंने ऊपर से देखा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा। मेरे ना खोलने की हिम्मत नहीं हुई ऐसे कि मतलब मैं खोल के उसको पढ़ूँ कि क्या लिखा होगा, क्योंकि मन में तो ऐसे चल रहा था पता नहीं यार क्या लिखा होगा, क्या चीज़ें लिखी होंगी। तो फिर मैंने जब उसको खोला तो वहाँ पे एक बहुत ही मतलब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला और मतलब इमोशनल सा मैसेज था। मेरे तो वहीं पे रोने निकल गए। तब मैं नीचे आई थी। यस, मुझे याद है ये हॉल में सोफे पे बैठे हुए थे, एक कॉर्नर पे, बिल्कुल दरवाजे पे के कॉर्नर पे बैठे थे, सोफा लगा हुआ था, और मैं नीचे आई थी क्योंकि आप रेडी नहीं हो रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत बोला ऐसे करके नहीं कुछ नहीं हुआ करके। मैंने कहा नहीं कुछ तो हुआ है, क्योंकि अभी इसकी आंखों से पता लगता है कि कुछ हुआ है। तो मैं बार बार पूछ रही हूँ नहीं बाबू कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा प्लीज़ बताओ यार, प्लीज़ बताओ कि बात क्या हुई है। तब इन्होंने उससे पहले मैं एक बार जाके ना, जहाँ पे तनु वाला रूम था नीचे, हाँ नीचे, वहाँ पे मैं वहीं पे जाके मैंने मैसेज पढ़ा, मतलब स्पेशली रूम में जाके रूम बंद करके मैंने मैसेज पढ़ा। पहले तो मैं वहाँ पे बहुत तेज चिंगाड़ मार के, ये तो आपने मुझे नहीं बताया था। नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता ये, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जाके पहले तो मैं रोई बहुत तेज। फिर उसके बाद मैं बाहर आके, क्योंकि काम भी देखना था भाई, रोने से काम क्या चलना था। फिर मैं बाहर आई तो मैं फिर वहाँ पे जाके बैठ गई आराम से। मेरे को समझ ही नहीं आया उस टाइम पे वो सिचुएशन थी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि शुरू से जो चल रहा था ना, थोड़ा थोड़ा मेरे को था कि भाई ठीक है शादी हो रही है। जब वो मैसेज आया ना,
उसके बाद से मैं वहाँ पे शांत बैठ गई। वो वाला टाइम था, उसके बाद से ना मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मैं सही बता रही हूँ। मतलब आप चाहे वो पूरी हल्दी में देख लेना, चाहे वो पूरी एंगेजमेंट में देख लेना, चाहे वो पूरी शादी में देख लेना, मतलब उसके बाद से मेरे को सच में नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या रहा है हमारे साथ ऐसा। वो मैसेज मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे, अगर होगा मेरे पास तो होगा ही। वैसे तो मैं चैट्स डिलीट नहीं करती कभी भी किसी की भी, तो मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो वे ऐसे ऐसे सीन हुआ और फिर इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैसेज आया है। फिर मैंने मैसेज रीड आउट किया और मैंने इनको समझाया कि ठीक है, आप इतना ज़्यादा मतलब मन पे मत लो, अभी वो लोग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमसे खुश नहीं हैं, और आप इतनी सारी चीज़ें मन में मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा रोना आ रहा है तो रो लो, कोई बात नहीं, ऐसा वाला था। मेरे को ये था कि मन हल्का रखें अपना, ऐसा ना रखें कि दिल में कुछ रखें, क्योंकि अगर दिल में अपन कुछ रखते हैं ना तो फिर वो बाद में ऐसे चुपता रहता है। तो बेटर है कि आप उसे कह के निकाल दो, रो के निकाल दो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो भाई जैसे कैसे करके हम लोग चले गए तैयार होने। मैंने उनको बोला कि आप जाओ रेडी होने, रेडी हो जाओ। तो हमारे तो रूम आमने सामने थे रेडी होने के लिए। अच्छा, पूरी शादी में एक शर्त और रखी गई थी हम दोनों के साथ ही, कि हम अपनी शादी की जितनी भी रस्में होंगी तो हमारा रूम अलग अलग है, तो हम अलग अलग ही रहेंगे, अलग अलग ही सोएंगे, अलग अलग ही रहना है, ऐसा वाला था 3 दिन तक। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमको क्या ही दिक्कत हो गई थी इस बात में। वैसे भी अब आगे बताऊंगी कि हम कितना सोए हैं। नहीं, हमें ऐसा अलग कि हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। आ रही हूँ मैं, अभी उस पर आ रही हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग रेडी होने गए ऊपर। तो मेरे रूम में ऑलमोस्ट ये जितनी भी लड़कियां थी तो मेरे कमरे में थी, और उधर की तरफ ये अपना रेडी हो रहे थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितने एक्साइटेड थी। सबसे पहले मैंने चलाए अपने कमरे में विवाह मूवी के सॉन्ग, मस्त मैंने विवाह मूवी के सॉन्ग चलाए, दो अनजाने अजनबी और जो भी मैं सुनती हूँ। और उसके बाद मैंने चलाए फाल्गुनी पाठक सॉन्ग, जो मैं बचपन से सुन के अपन बड़े हुए हैं। तो मैं एकदम मस्त फील लेने में लगी हुई थी, और सिया अपना सारा सेटअप कर रही थी। तो उसने मुझे बोला कि आप पहले चेंज करके आ जाओ। तो मैं मस्त चेंज करके बैठी, और फिर उसने मेकअप वेकअप लगाना शुरू किया। अब भाई मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी हल्दी की ज्वेलरी पहनने के लिए, क्योंकि मेरे को मतलब कि ऐसे देख के एक्साइटमेंट होती है ना कि नहीं अभी आप ऐसे तैयार हो गए करके। तो भाई उसमें ना वो भी थी, क्या बोलते हैं, हल्दी की ज्वेलरी में ना एक नथ भी थी। तो मैं उसके लिए बहुत कंफ्यूज थी कि ये लगानी है, ये नहीं लगानी है। तो मैंने स्पेशली अपने पति से पूछवाया, रूम में तो अलाउड नहीं था, हम एक दूसरे के पहुँचे देखने के लिए। तो मैंने पूछवाया कि भाई नथ लगाने का मन है मेरा, सिया को मैंने बोला। तो इन्होंने तुरंत मना कर दिया, नहीं बाबू नथ नहीं लगाएगी ऐसे करके, फिर वो वेडिंग पे वो लुक नहीं आएगा नथ वाला जो तू चाहती है। तो मेरा मन बहुत था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं यार, मैंने कहा अपने पति की भी माननी चाहिए, दिखाना तो उसी को ही है। तो मैंने वो नथ नहीं लगाई, और तो मैं फाइनली वो लुक नहीं आता फिर एग्जैक्टली। तो मैं तो एक्साइटमेंट की बात बता रही हूँ ना, बंदे को एक्साइटमेंट में थोड़ी समझ में आती है ये चीज़ें। तो भाई मैं मस्त रेडी वेडी होके, और मेरा कुछ शूट वहीं पे सोलो शूट हुआ था। उसके बाद ये भी रेडी होके आ गए कमरे में, और उससे पहले सारे के सारे जो हमारे फ्रेंड्स लोग थे ना वो सारे आ रहे थे रूम में, सब मेरे को देख रहे थे ना, सब मेरी तारीफ कर रहे थे कि आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। तो मेरे को ना बहुत अच्छा फील हो रहा था, और मेरे को शर्म भी आ रही थी, ऐसे मतलब आ रही थी मेरे को। और मेरे को ये रहा था कि अब मैं नीचे कैसे उतरूँगी, तो क्योंकि हील्स भी पहनी थी ना, हील्स का सबसे बड़ा पंगा होता है लहंगे की, उसके नीचे जो लहंगा था वो। तो उसके बाद हम नीचे नहीं गए, सबसे पहले हम गए ऊपर, थोड़े से शॉट ले लेते सागर को, क्योंकि धूप के शॉट्स थे। उससे पहले सागर मुझे बोल रहा है भाई मेकअप करा ले, बिल्कुल भी चेहरे पे वो दिख ही नहीं रहा है तेरे की, क्योंकि ये सैड हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप मेरा भी हल्का फुल्का बहुत लाइट। तो ऐसे से इनका टचअप वचअप हुआ, और हम थोड़े से शॉट देने ऊपर पहुंचे। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि हमने हमारी शादी में गणपति जी की स्थापना और पूजा जो होती है वो प्रॉपरली रखवाई थी उन्हीं पंडित जी से जो हमारी शादी करवाने वाले थे। तो वो भी बेचारे धूप में बैठे बैठे पागल हो गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत लेट हो गया। तो हमने थोड़ा सा ही शूट किया वहाँ पे, और शूट के बाद हम तुरंत ही नीचे पहुँचे पूजा के लिए। और फिर वहाँ पे पूजा में बैठते ही ना मेरे को ऐसे घूसबम्स आ रहे थे, जब वो पूजा वूजा सब स्टार्ट होने लगी और सारी चीज़ें होने लगी। तो फिर ऐसे होता ना, कंगना बजना था। तब पूजा वूजा हुई काफ़ी देर तक, और धूप बहुत तेज़ थी उस टाइम दिन में। फिर फाइनली कंगना बांधने की बारी आई। तो जब कंगना बांधने की बारी, तो पंडित जी ने जब कंगना मांगा, तो मेरी आबादी तो वहीं बैठी थी, तो आबादी सारे कंगने लेके बैठी थी, सारे। तभी हमको ये चीज़ पता लगी कि उन्होंने सारे ही परचेज कर लिए, क्योंकि हमने लास्ट में 2 फाइनल किए थे, उनकी पसंद का कि हमारी पसंद का। मैंने कहा जो भी अच्छा लगेगा ले आएंगी।
लेकिन उन्होंने बाद में हमें नहीं बताया कि हमें ये पता नहीं था कि सारे खरीद लिए हैं। तो भाई वो 4-5 कंगने थे अलग अलग तरीके के। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपको जो पसंद है आप वो पंडित जी को दे दो, ऐसा करके। तो भाई हमने उसमें से एक दे दिया। फिर फाइनली जब कंगना बंधा, अलग ही एक वाइब थी उस चीज़ की, बहुत अलग ही वाइब थी कि हर एक दिन जैसे जा रहा था ना या टाइम जा रहा था तो हम और बहुत क्लोज थे अपनी शादी के। और फिर अचानक से दिल में ये आ रहा था कि यार इन्हीं मोमेंट्स को जीने के लिए तो ज़िंदगी से इतनी फ़ाइट की है, इन्हीं मोमेंट्स को जीने के लिए तो यहाँ तक आए हैं, सब कुछ छोड़ के, हर एक चीज़ से लड़ के झगड़ के और बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के। तो ये सब दिल में चल रहा था उस टाइम पे। तो फाइनली हम दोनों को कंगना वंगना बनता है और उसके बाद कंगना वंगना बनने के बाद उसके बाद भी हमारे कुछ शॉट्स थे जो कि हम सबसे ऊपर टेरेस पे देने गए थे, जो आप बेसिकली देखते हो जैसे पीछे ट्रेन चल रही है, कुछ पहले के हैं कुछ बाद के हैं, तो कुछ ऐसे शॉट्स थे। और फिर भाई फाइनली हैंकी वैंकी बांधा कंगने पे और फिर हमारी हल्दी होनी थी वहाँ पे। फिर हमको दोबारा अंदर भेज दिया। इस शादी में चोचले बहुत होते हैं यार। हमको वापस अंदर भेज दिया। फिर वहाँ से फाइनली सबके साथ एक ऐसे एंट्री कराई। ऊपर से मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या रहता है, डांस करते हुए आना। जिस बंदे को डांस ना करने हैं उसको डांस करते हुए आना है। सागर के इंस्ट्रक्शंस भाई, अरे डांस करते हुए आना है तुमको। एक हमारा डीजे वाला इतना मान था ना, सच में बकवास, बिल्कुल इतने गंदे गाने चला रहा था ना वो, इतने गंदे उसने फील ही नहीं दिया शादी का, सच बताऊं तो उससे पागल ही कर दिया बंदे ने। तो भाई उसने जो भी गाने वाने, जो एक आधा गाना इन्होंने बजवाया, आधा दिमाग तो मेरा वहीं खराब हो गया, पता है। जो गाने इन्होंने बजवाए हैं, जो मतलब हमारे फ्रेंड्स लोग थे, वीरपाल वगैरह ये हो गए, तो वो उसने बजा दिए। बाकी उसने अपने गाने को क्या बजा रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो भाई हम यहाँ पे डांस वांस करते हुए मस्त एंट्री लेते हैं और एंट्री लेके हमको बिठाया जाता है जो हल्दी वाली जो जगह थी। फिर वहाँ पे भाई हमको हल्दी लगनी शुरू होती है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे करते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो 5 सुहागनें जो होती हैं ना वो आपको हल्दी लगाती हैं, ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे क्या रिचुअल था ना, या फिर कन्या भी लगा सकती है, ऐसा था। तो वहाँ पे सबसे छोटी कन्या थी गृशिका, जिसने हल्दी लगाने की शुरुआत हम दोनों को की। अब भाई वो डुग्गू को तो पसंद करती है बहुत ज़्यादा, डुग्गू भैया डुग्गू भैया डुग्गू भैया के तो उसने हल्दी लगा दी। यश दीदी के नाम पे वो भाग गई भाई वो ना आए लगाने हल्दी। तो फिर तनु ने गुंजा दी ने उसको पकड़ के जैसे कैसे हल्दी लगवाई और ऐसे ऐसे हमारी सबने हल्दी लगाए 1 by 1। और वो मोमेंट्स सबसे प्यारे मोमेंट्स थे हल्दी वाले, क्योंकि हर किसी के फेस पे एक अलग ही चार्म था। मतलब कि हल्दी तो हमको लग रही थी, लेकिन हल्दी का ग्लो सबके फेस पे दिखाई दे रहा था कि सब खुश थे उस शादी से। क्योंकि एक ऐसी शादी जिसका आप हिस्सा बन रहे हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पैकेट में हर किसी की अपनी एक कहानी चल रही होती है, तो हर कोई इमेजिन कर रहा होता है खुद को उस जगह पे। तो मेरे को वो चीज़ मैं देख पा रही थी कि सब लोग बहुत खुश हैं एंड हम दोनों भी बहुत खुश थे। लेकिन मेरा पति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ही ज़्यादा। और एक मोमेंट है कि मैं इनको हल्दी लगाने के लिए हाथ में ऐसे हल्दी लेके खड़ी हूँ और ये फ़ोन में बिजी हैं। तो फ़ोन में ये किसी बंदे से चैट नहीं कर रही है उस टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड को, सॉरी हमारी शादी नहीं हो पाएगी आज, मेरी शादी किसी और से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था पेमेंट कर रही थी उस टाइम इवेंट मैनेजर को अर्जेंसी में। यहाँ पे हमारी हल्दी चल रही है, उधर से इवेंट वाला हम बोल रहे मैडम पेमेंट कर दो, बाकी का पेमेंट कर दो मैडम। हल्दी तो करने दे यार, हल्दी तो करने दे मेरे को। कहता नहीं मैडम अभी चाहिए मेरे को, पता नहीं कुछ मंगवाना था, कुछ तो मंगवाना था यार उसको, जिसके लिए ना ज्यादा पेमेंट करना था, कुछ तो मंगवाना था, तो उसके लिए वो पेमेंट करनी थी अर्जेंट। तो भाई वो पेमेंट मैंने फिर वहां से वो बैठ के मैं कर रही हूँ, वो वाला सीन मैं यहाँ पे लगा दूंगी। फिर इसी दौरान क्या कांड होता है, थोड़ा नाच गाना हो रहा था हमारा हल्दी वल्दी के टाइम पे, शूट वूट हो रहा था। इतने में ही भाई वहाँ पे चली जाती है लाइट। अब मैं आपको इसके लाइट का भी बताती हूँ। हुआ ये कि जब हमने विला बुक किया और हम इवेंट मैनेजर को वहाँ भेजा और जब उससे बात हुई तो हमने उससे लाइट का पूछा कि इतना यहाँ पे जनरेटर है तो ये वर्किंग है, काम कर जाएगा? अगर लाइट नहीं आती है, इन केस लाइट का कुछ भी हो जाता है तो ये लाइट्स वगैरह का बर्डन सब ले लेगा। तो वहाँ से ये हाँ आई थी ऑनर की तरफ से, और इवेंट मैनेजर ने भी इस चीज़ के लिए हाँ बोली कि हाँ वो लोड ले लेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्दी वल्दी हो गई, शूट वूट हो रहा था और नाच रहे थे हम लोग। उस टाइम पे लाइट चली गई तो एक बंदा यहाँ पे अपना वो लेके गया हुआ था स्पीकर, जो हमने बजाया वहाँ पे जिसमें गाने बज रहे थे। तब तक हमको पता नहीं था कि लाइट का कुछ पंगा पड़ रहा है। फिर बाद में हमको पता चला कि लाइट का कोई पंगा हो गया। तो हमने इवेंट मैनेजर से बात की कि भाई जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई है? डीजे लाइट कुछ भी नहीं चल रहा था। हाँ,
तो उसने बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है जनरेटर में। फिर हमको धीरे धीरे ये पता लगा कि जनरेटर तो उतना लोड ले ही नहीं रहा। नहीं, जनरेटर लोड नहीं, जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो गया है, हाँ, डीजल खत्म हो सबसे गया है। पहले उन्होंने बोला कि नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। तो इन्होंने वहां पे तुरंत ही ना पेट्रोल मंगवाया वहाँ पे। 10 लीटर पेट्रोल मंगवा लिया भाई। हाँ, 2 वो थे ना बड़े बड़े। 10 लीटर। तो पेट्रोल लाने के बाद उन्होंने पेट्रोल उसमें डाल भी दिया, एक तो पूरी डाल दी थी ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। और फिर वो डालने के बाद हमारे दिमाग में था कि अब लाइट आ जाएगी, बट वो तब भी लाइट नहीं आई, तब भी नहीं लाइट आई ही नहीं, अंधेरा ही रहा। फिर हमको पता लगा कि भाई ये लोड ले ही नहीं रहा है और उससे प्रॉब्लम है, और इसमें प्रॉब्लम है। नहीं, वो वाला जो जनरेटर था ना वो छोटा जनरेटर था, हमें चाहिए था वो जो बड़े बड़े कमर्शियल जनरेटर नहीं आते वो वाले जनरेटर। बट इस चीज की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता? अब यहाँ पे हो गया हमारा एक्स्ट्रा खर्चा जो हमने कहीं से कहीं तक नहीं सोचा था। आप सोचो कोई एक प्रॉपर मतलब एक एंड टू एंड जो बजट होता है ना कि इसके बाद भाई हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते, तो वहाँ पे वो वाली बात आ गई कि वहाँ पे हमें जनरेटर का अलग से पे करना पड़ा। तो ये उसने बोला इवेंट मैनेजर ने आके, क्योंकि इस चीज़ से निकलते निकलते हल्दी का करते वहीं पे मैं बता दूं आपको शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था। और मैं हल्दी वाली कॉस्ट्यूम में हल्दी लगाए हम सब एज इट इज़ बैठे हुए थे। मतलब कुछ लोग जाके नहा लिए थे ऊपर अपना टॉर्च वॉर्च जला के, या थोड़ा बहुत जो भी लाइट का एक्सेस मिल रहा होगा मुझे पता नहीं है। और लेकिन हम लोग एज इट इज़ बैठे हुए थे हल्दी के साथ कि लाइट आएगी। और बहुत ज़्यादा मूड हमारा ख़राब हो चुका था दोनों का ही कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाए उसके बाद। क्योंकि यार अभी एक टाइम होता है कि उस दिन मेरी मेहंदी भी थी, अपनी मेहंदी भी थी और कॉकटेल भी थी और सगाई भी थी। अभी उन तीनों के फंक्शन के लिए कैसे बंदा बैठे, क्योंकि तो रेडी ही नहीं है, अभी तो कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है शुरू। फिर भाई हमने जैसे कैसे करके वहाँ पे जनरेटर मंगाया, वो सारे उसने कनेक्शन किए, और वो एक्स्ट्रा खर्चा जो बेयर किया वो बहुत पेनफुल था, उसका पैसा भरना। लेकिन ठीक है, उस टाइम के लिए वो करना ही पड़ा हमें, तो हमने ठीक है मैनेज किया और हमने भाई वो जनरेटर वगैरह करा लिया अरेंज। फिर फाइनली हम लोग 7 बजे के बाद ऊपर पहुंचे 7:30 बजे, और 7:30 बजे फिर मैं दोबारा से नहाना वहाना जो भी किया हम दोनों ने, नहाए वहाए। फिर मैं कपड़े चेंज किए, मैंने अपने कॉस्ट्यूम पहनी इंगेजमेंट वाली, ये अपना रेडी हुए। अब हमारा ये था कि इंगेजमेंट के लिए हम जल्दी रेडी होंगे, हल्दी क्योंकि शाम को ख़त्म हो जानी थी दिन के टाइम पे ही, और दिन के टेक लेने थे इंगेजमेंट के। लेकिन जो ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट हुई, हम दिन के टेक ले ही नहीं पाए, दिन का कोई शूट ही नहीं हुआ। इवन इंगेजमेंट में सबसे कम सोलो शूट हुए हमारे, क्योंकि टाइम ही नहीं था उतना। तो भाई जैसे कैसे करके हम लोग रेडी हो रहे थे, और रेडी जो वो कॉस्ट्यूम मेरे दिल के बहुत करीब है, इनकी वाली खासकर जो इंगेजमेंट वाली कॉस्ट्यूम है थी, इनकी वाली तो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत। मतलब वो जो लुक था ना, वो मैं पागल थी उसके पीछे। मेरा सबसे अच्छा शादी वाले लुक से भी अच्छा, हाँ वो बहुत प्यारा लुक था। तो फाइनली हमारा एक दूसरे का रेडी हुए और हम उस लुक के लिए, और सीधे ही हमको नीचे आना था क्योंकि एंगेजमेंट वाली चीज़ें करनी थी। तो भाई यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सौंप दी थी कि भाई अंगूठी लेके पहुँच जाना आराम से, ठीक है। हम बहुत टेंशन में हैं कुछ भी चीज़ों के लिए हमें ये ना कहना पड़े वो कहाँ है भाई तुम लोग संभाल लेना, हमारी ये हालत हो गई थी। खैर सामने वालों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला आप आराम से रेडी हो, टेंशन फ्री होके नीचे जाओ, हम लोग आ रहे हैं, ऐसा वाला। तो भाई सब लोग नीचे थे, और मेरे को याद है मैं ऐसे उतरी ना नीचे से, तो कुछ नीचे ही खड़े हुए थे ये सारे लोग, तनु मनु और सीढ़ियों के बिल्कुल जैसे सामने से सीढ़ी आ रही बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। एंगेजमेंट वाला ही था, तो मैं यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। तो वो जैसे ही मैं नीचे उतर रही थी ना, तो वो लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे ना कुछ, तो मैं वो लोगों को देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश थे, वो एक एक्सप्रेशन दिखते हैं ना वाव वाले, क्योंकि हम दोनों साथ में नीचे उतर रहे थे, तो मुझे वाव वाले एक्सप्रेशन दिखते हैं ना, उनसे मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि लाइक मेरे लिए तो वही परिवार है हम दोनों के लिए, तो हम वही फील कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम ऐसे ही भाई हमारा शूट हो रहा था और हम नीचे उतर रहे थे एंगेजमेंट के लिए। फिर आगे इसमें और क्या क्या कोइंसिडेंस हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, और वो डीजे वाले ने क्या गाना बजाया क्या नहीं बजाया, और मतलब बताऊंगी बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं आगे के एंगेजमेंट वाले, वो मैं अगली कहानी में बताऊंगी। आज की कहानी बहुत हो चुकी है, तो मैं आगे की कहानी में बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें हुई। खाने का भी सीन बताऊंगी आगे कि जिस पे हमने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया वो कैसे वेस्ट हुआ। चलो तो गाइज आज की लव स्टोरी को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और इससे कनेक्टेड लव स्टोरी नेक्स्ट आपको जल्दी मिलेगी। और आई होप कि आपको ये हमारी जो इंगेजमेंट तक का सफ़र मैंने अब तक बताया आने तक का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को गाइज बहुत सारा, और काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हमारी लव स्टोरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग एक Q&A करेंगे, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हो हमारी ये पूरी लव स्टोरी, चाहे वो पार्ट्स में जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन नॉट, चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।